हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। दिस इज BM यादव, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि सर ने इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने को बताया था कि बायोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। पहली जो चीज होती है अपनी वो कौन सी आती है? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। दूसरी जो ब्रांच होती है अपनी वो किसकी होती है? जूलॉजी या जंतु विज्ञान, जिसमें क्या किया जाता है? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं वो अपना टॉपिक होगा जूलॉजी से रिलेटेड ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करते हैं ये क्या होता है? रक्त व रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। ठीक है, इसमें जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होंगे? पहला, रक्त होता क्या है। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखेंगे कि रक्त में जो संगठन होता है इसका, रक्त का संगठन। दूसरी चीज होगी रक्त का संगठन। तीसरी चीज यहां पर डिस्कस करेंगे अपन किसके बारे में? रक्त समूह के बारे में। और चौथी जो चीज होगी यहां पर वो होगी अपनी RH समूह, RH कारक या RH फैक्टर। क्लियर? यहां पर जो पहली चीज है अपनी, सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना रक्त। कि रक्त होता क्या है? बेसिकली अगर रक्त के बारे में अपन डिस्कस करें, रक्त की परिभाषा बताएं तो होगा क्या कि जो सजीव होते हैं, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाला तरल संयोजी जो ऊतक होता है वही क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है। तो परिभाषा क्या हुई? शरीर में पाए जाने वाला तरल संयोजी ऊतक क्या कहलाएगा? रक्त कहलाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करें तो ये क्या काम करता है? शरीर के सभी अंगों को, शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आती है अपनी कि चलो हमने मान लिया कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है, शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन पहले देखा किसने कि रक्त है क्या? तो सबसे पहले रक्त के बारे में किसने बताया? साइंटिस्ट आते हैं अपने को, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने सन 1900 में किसकी खोज की? रक्त की खोज की। ठीक है, बेसिक बात करें अपन कि एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें इसकी मात्रा कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य में इसकी मात्रा होती है 6 से 7 लीटर। ठीक है, अगर बात करते हैं शरीर के भार की तो क्या होगा? शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? ये लगभग 7% होता है। शरीर के भार का 7% होता है। ठीक है, अगर अपन इसके अध्ययन की बात करते हैं कि रक्त का जो अध्ययन होता है ये अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? ये तो है अपनी बेसिक चीजें रक्त के बारे में। पहली चीज देखी अपन ने, तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा, शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा, कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में इसकी खोज की थी। अगर वयस्क मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें 6 से 7 लीटर वॉल्यूम होती है। और शरीर के भार की कंपेयर में देखें तो शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। अगर अपन अध्ययन की बात करते हैं तो अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपना क्लियर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना वो देखते हैं रक्त का संगठन। कि रक्त में कौन कौन से अवयव होते हैं, किस किस चीज से मिलकर रक्त बना होता है। संगठन अगर देखते हैं अपन तो बेसिक 2 चीजें होती हैं। रक्त संगठन के बारे में अगर अपन देखते हैं बेसिक 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक पहली चीज है अपनी प्लाज्मा, और दूसरी जो चीज होती है वो है ब्लड सेल्स। ठीक है, ये तो क्या हो गया? प्लाज्मा। ब्लड सेल्स होती हैं रक्त कणिकाएं। क्लियर? अगर अपन प्लाज्मा की बात करते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रक्त का कितना होगा? ये
55% होता है। अगर ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो कितनी होती है? 45% होती है। ठीक है, पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता क्या है? देखो, रक्त में यदि रक्त कणिकाओं को अलग कर दिया जाता है, रक्त में से यदि रक्त कणिकाओं को अलग कर दिया जाता है तो इसमें जो तरल व अजीवित पदार्थ, तरल व अजीवित पदार्थ जो होता है, यही क्या होता है? प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा की अपन बात करते हैं तो देखो, प्लाज्मा में क्या होता है? पहली चीज अपन ने देखी, तरल होता है। तरल होने के साथ साथ में कुछ इसमें प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करें अपन, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होगी? तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से 2 प्रोटीन होती हैं। कितनी प्रोटीन होती है? 2। एक होती है अपनी फाइब्रिनोजन और दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? इन प्रोटीन्स की अपन बात करते हैं तो किसमें सहायक होती हैं? देखो, दोनों प्रोटीन क्या करती हैं? ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। इनका काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अब यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्लाज्मा का कार्य क्या होगा। बेसिक अपन ने देख लिया कि इसमें प्रोटीन्स है तो काम क्या करेगा? रक्त का थक्का जमाने का कार्य करेगा। इसी के साथ साथ ये क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करने का भी कार्य करेगा। और क्या होगा? तरल पदार्थ है। अब देखो, ब्लड सेल्स तो अलग हो गई। अपन अगर बेसिक भाषा में बात करते हैं कि रक्त का क्या काम होता है, तो O2CO2 का परिवहन। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करेगा? ये जो पचित भोजन है, पचित भोजन का क्या करता है? संवहन करता है। साथ ही साथ हार्मोन्स का भी क्या करता है? संवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, ये अपने किसके बारे में बात हुई? प्लाज्मा के बारे में। क्या देखा अपन ने? तरल व अजीवित पदार्थ होता है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसके बाद में देखा कि ये जो दोनों प्रोटीन है, इनका काम क्या है? तो ये क्या काम करती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होंगी। अगर बेसिक रक्त की बात करें तो क्या काम करता है? O2CO2 का परिवहन, पचित भोजन का संवहन और हार्मोन्स का संवहन करता है। ठीक है, यहां पर ही इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता है छोटा सा, वो ये है कि ये सीरम क्या होता है? तो देखो फ्रेंड्स, सीरम क्या होगा कि प्लाज्मा में से, किसमें? प्लाज्मा में से यदि मैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दूं, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दूं, तो शेष बचा हुआ जो तरल होगा वो क्या कहलाएगा? अपना सीरम कहलाएगा। क्लियर? तो ये क्या होगा? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग करने पर शेष बचा तरल सीरम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सीरम किसका पार्ट है? प्लाज्मा से। प्लाज्मा से अपन ने क्या किया? अलग किया है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग किया है। क्लियर? ये अपना हो गया किसके बारे में? जो 55% पार्ट होता है किसका? ब्लड का। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो किनके बारे में करेंगे? रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे रक्त कणिकाओं के बारे में। अकॉर्डिंग टू मी प्लाज्मा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अगला जो आता है रक्त कणिका, सेकेंड कंपोजिशन पार्ट जो है अपना। ठीक है, देखो रक्त कणिकाओं की अगर अपन बात करते हैं तो कितनी होती है? ये 45% होती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर अपन बात करें कि रक्त में रक्त कणिकाओं की मात्रा को कुछ कहते होंगे, कुछ पर्टिकुलर नेम होगा, तो क्या कहेंगे? रक्त में रक्त कणिकाओं की मात्रा को हीमेटोक्रिट कहते हैं। हीमेटोक्रिट कहते हैं। क्लियर? रक्त में रक्त कणिकाओं की जो मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? हीमेटोक्रिट कहा जाता है। अभी टर्म देखा था इससे पहले अपन ने हीमेटोलॉजी क्या था? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, वह ब्रांच क्या कहलाती है?
हीमेटोलॉजी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, अब देखो ये कि रक्त कणिकाओं की बात करें तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली चीज होती है अपनी आरबीसी, दूसरी आती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी जो आती है वो आती है प्लेटलेट्स। क्लियर? अब देखो, अगर इनकी वॉल्यूम की बात करें, मात्रा या संख्या के आधार पर बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, उसके बाद में होती है प्लेटलेट्स एंड देन डब्ल्यूबीसी। ठीक है, यहां पर अपन डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में, पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स। देखो, अभी टॉपिक होने के बाद में क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसके माध्यम से अपना सारा क्लियर हो जाएगा जो भी मैटर है। ठीक है, पहले देख रहे हैं अपन किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। आरबीसी है क्या, देखो पहला देख रहे हैं अपन किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। आरबीसी की अगर फुल फॉर्म देखें अपन तो क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या क्या होती है फुल फॉर्म, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर? अब देखो, लाल रंग है, इसका मतलब कोई ना कोई वर्णक निश्चित रूप से उपस्थित है, और वो वर्णक कौन होगा इसमें, हीमोग्लोबिन। कौन उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। अब देखो, अगर अपन निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कहां होता है, ठीक है, तो निर्माण की अगर अपन बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो कहां होगा, अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि इसका विघटन या मृत्यु कहां पर होती है, तो मृत्यु कहां पर होती है, यकृत और प्लीहा में। कहां पर होती है, यकृत और प्लीहा में। देखो, इनको किनको, यकृत और प्लीहा, ये क्या कहलाते हैं, आरबीसी के कब्रिस्तान। क्या है ये, आरबीसी के कब्रिस्तान। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, अगर अपन भ्रूण की बात करते हैं, एम्ब्रियो की, जब भ्रूण बन रहा होता है या उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब बात करते हैं, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, यकृत व प्लीहा में होता है। कहां पर होगा, यकृत व प्लीहा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इसके जीवन काल की। इसका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। ठीक है, रक्त में अगर इसका मापन किया जाता है, आरबीसी का यदि मापन की अपन बात करें कि मापन किससे किया जाएगा, तो एक यंत्र होता है हीमेटोसाइटोमीटर। कौन सा होता है, हीमेटोसाइटोमीटर। क्लियर? ठीक है, देखो मामला सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ, एक बात और, आरबीसी के बारे में डिस्कस करते हैं, केंद्रक की, कि क्या आरबीसी में केंद्रक होता है, नहीं, तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके अपवाद हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और वो अपवाद कौन कौन से हैं, ऊंट व लामा। अर्थात ये ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर? तो ये था अपना आरबीसी का मैटर। नेक्स्ट जो सेल्स आती हैं अपनी, वो कौन सी आती है, डब्ल्यूबीसी। अगली कौन सी आती है अपनी, डब्ल्यूबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी क्या कहेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, अगर इनकी बात करें अपन, तो जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन। ठीक है, अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण कहां होगा, अस्थि मज्जा या
लसिका ग्रंथियों में। क्लियर। मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु कहां होती है? रक्त में। ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बारे में और विस्तार से अपन देखें तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एकणिका में और दूसरी होती है कणिका में। ठीक है। अब देखो, एकणिका में और कणिका में का मतलब क्या है? ऐसी डब्ल्यूबीसी या वे डब्ल्यूबीसी जिनकी जीव द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती हैं, वो तो क्या कहलाएंगी? कणिका में। और जिनके जीव द्रव्य में नहीं होती, वो क्या कहलाएंगी? एकणिका में। ठीक है। पहले अपन देखते हैं एकणिका में रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक है। देखो, एकणिकाओं की अगर बात करें अपन तो फिर से ये कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। क्लियर। मोनोसाइट की अपन बात करते हैं तो कितनी होती है? ये 2 से 5% तक होती है। ठीक है। अगर लिम्फोसाइट की अपन बात करें तो कितनी होती है? ये 20 से 35% तक होती है। ये फिर से कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक होती है अपनी टी लिम्फोसाइट और दूसरी आती है बी लिम्फोसाइट। ठीक है। अब देखो, टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें अपन तो क्या करती है? टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी? एक तो कैंसर कोशिकाओं को मारने का कार्य करती है। ठीक है। कैंसर कोशिकाओं को मारने का कार्य करती है और दूसरा करती है एचआईवी को फैलने से रोकने का कार्य करती है। ठीक है। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट क्या होता है? अब देखो, रोगों से लड़ने के लिए अपने शरीर में पाई जाने वाली जो क्षमता होती है या बाह्य जो रोगाणु अपने शरीर में प्रवेश करते हैं उनको रोग फैलने से रोकने के लिए अपने शरीर में जो क्षमता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगी? प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। इसका काम क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। क्लियर। यहां तक का हो गया अपना डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट पार्ट, एकणिका में जिसमें मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। ठीक है। दूसरा जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कणिका में डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे अपन? कणिका में डब्ल्यूबीसी जिनके जीव द्रव्य में कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये कौन सी हो गई? कणिका में। अगर इनकी बात करें अपन, बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ठीक है। फर्स्ट जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो होती है न्यूट्रोफिल। ये लगभग होती है 60 से 70% तक। ठीक है। दूसरी जो आती है वो आती है अपनी इयोसिनोफिल। दूसरी कौन सी आती है? इयोसिनोफिल, जो होती है 5 से 6%। एंड लास्ट वन जो आती है वो होती है अपनी कौन सी? बेसोफिल, जो होती है 1 से 1.5% तक। ठीक है। अब देखो, अगर इनके केंद्रकों की बात करें अपन कि केंद्र कैसा होता है, तो ये कैसी होती है? केंद्र कैसा होता है इनका? बहुपिंडक की है। ठीक है। ये कैसी होती है? द्विपिंडक की है। और इसका केंद्रक भी कैसा होगा? द्विपिंडक की है। अब देखो, अभिरंजक की अगर बात करते हैं तो ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। ये केवल अम्लीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होती है। एंड देन लास्ट वन जो आती है अपनी कौन सी? बेसोफिल। ये किसके द्वारा होती है? केवल क्षारीय अभिरंजित होती है। ठीक है। और अगर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखो जो इयोसिनोफिल होता है, जब ब्लड में एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी के समय इनकी संख्या में क्या हो जाती है?
वृद्धि। क्वेश्चन पुटअप होता है कि एलर्जी के समय कौन सी रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है, तो किसमें होगी, इयोसिनोफिल में। यहां पर अगर डिस्कस करें अपन बेसोफिल के बारे में कि बेसोफिल का काम क्या है, तो देखो एक पदार्थ होता है हिपेरिन, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, बेसोफिल के द्वारा। अभी अपन ने प्लाज्मा में देखा था कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या कर रही थी, रक्त का थक्का जमा रही थी, ठीक है। अब ब्लड में अभी प्लाज्मा उपस्थित है और अभी भी क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित है, तो रक्त का थक्का तो वहां भी जम सकता है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हिपेरिन होता है, ये हिपेरिन ही क्या करता है, प्रतिस्कंदक का कार्य करता है, अर्थात रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमने से रोकने का कार्य किसका होता है, हिपेरिन का होता है। इसी से रिलेटेड एक नाम आता है हिमेटिन। क्या आता है, हिमेटिन। आरबीसी में देखा था ना अपन ने, हीमोग्लोबिन वर्णक है, तो ये हीमोग्लोबिन वर्णक क्या करता है, O2CO2 के साथ में जुड़ता है, ठीक है। O2CO2 से जुड़ने के लिए इसमें एक तत्व पाया जाता है, कौन सा, फेरस पाया जाता है, और उस फेरस का ही नाम क्या है, हिमेटिन, जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को O2CO2 से जोड़े रखने का कार्य करता है। यहां तक का मामला क्लियर है, ठीक है। अगली जो अपन डिस्कस करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।